आज की इस कहानी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नरसंहार की जो तकरीबन 6 घंटे में हुआ और लगभग 2600 लोगों को मार दिया गया। 2600 लोग मौत के घाट उतार दिए गए। और उससे भी रोचक बात ये रही कि जब तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस नरसंहार वाले गांव का दौरा करने के लिए पहुंची, तब तक शव जो है वो ठिकाने लगा दिए गए थे। आज की इस स्टोरी एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नेल्ली नरसंहार की पूरी कहानी के बारे में। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हिस्ट्री एंड मिस्ट्री के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें और आप देश दुनिया के ऐतिहासिक किस्सों से हमेशा रूबरू होते रहें। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक महिला है, असम के नौगांव की रहने वाली जहरा खातून। उन्होंने इस नेल्ली नरसंहार की कहानी को साझा करते हुए बताया कि जब मैं मात्र 6 महीने की थी तब मेरी जो माता है वो मुझे लेकर के खेतों की तरफ दौड़ पड़ी और गिरते पड़ते वो उस गांव से दूर निकलना चाहती थी, लेकिन अचानक भागते भागते वो एक जगह गिर गई और 6 दिन के बाद एक पुलिस वाले ने मुझे मेरी माँ के शव के साथ में लिपटे हुए पाया और बाद में मुझे अब मेरे पापा को सौंप दिया, जो कि राहत शिविर के अंदर रह रही। ये आप बीती है जहरा खातून की, और वो इस घटना का जिक्र करते हुए इसे आजाद भारत का सबसे बड़ा नरसंहार बताती है कि भारत आजाद हुआ और उसके बाद में अगर कोई नरसंहार हुआ सबसे बड़ा तो वो नेल्ली नरसंहार रहा। और इस नरसंहार के अंदर नेल्ली और उसके आसपास के गांवों में महज 6 घंटे के भीतर 2600 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना रही। और मरने वालों में जो ज्यादातर संख्या थी वो थी बांग्ला भाषी मुस्लिम जो कम्युनिटी थी बांग्ला भाषी, उसकी सर्वाधिक संख्या रही उसमें। नेल्ली नरसंहार जो है वो हुआ इंदिरा गांधी की सरकार में। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है वो इंदिरा गांधी थी। मामले की जांच हुई, रिपोर्ट बनी, लेकिन उसे कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। कभी भी आज दिन तक वो रिपोर्ट, उसके अंदर क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा गया, उसको कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। नेल्ली नरसंहार के जो मृतक थे, उन मृतकों को, जो परिजन थे मृतकों के, उनको 5,000 रुपए और रहने के लिए एक टीन शेड मिला और घायलों को मात्र 1,500 रुपए उस टाइम में राशि मिली। 18 फरवरी 1983 को हुए इस नेल्ली नरसंहार को आज ठीक 40 साल पूरे हो गए। हम इस एपिसोड के माध्यम से कहानी साझा कर रहे हैं नेल्ली नरसंहार की। कहानी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इस कहानी को 4 चैप्टर के अंदर बांटा है। चलिए पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं। चैप्टर 1, असम में बांग्ला भाषियों को वोटिंग का अधिकार। आजादी के बाद से ही बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश से सटे असम के जो जिले हैं उनमें खूब पलायन हुआ। यानी बांग्लादेश से अगर कोई निकल करके आएगा बंटवारे के टाइम में, आजादी के टाइम में, तो फिर वो थोड़ा सा असम की तरफ जाएगा या मणिपुर वाला इलाका, बस वहां तो उन जो जिले हैं वो उनके अंदर खूब मात्रा में पलायन हुआ, लोगों ने खूब पलायन किया। और 70 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार ने जो पलायन करके आए हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं, तकरीबन 40 लाख बांग्ला भाषी मुस्लिम जो हैं उनको वोटिंग का राइट्स दे दिया, वोटिंग के अधिकार उनको दे दिए। अब असम की जनसंख्या 1971 के अंदर 1,46,00,000 का आंकड़ा बताते हैं और 1983 में ये 2,10,00,000 हो गई। और ये जो जनसंख्या एक तरीके से विस्फोट था, इससे जो असम के मूल निवासी थे वो नाराज हो गए और उन्हें ये डर सताने लगा कि अब स्थानीय लोगों को संसाधनों पर अवैध तरीके से आए हुए बाहरी जो लोग हैं उनका कब्जा हो जाएगा। असम में उस टाइम में राष्ट्रपति शासन चल रहा है और हालात ये हैं कि तनाव धीरे धीरे, लोगों में असंतोष बढ़ रहा है और तनाव धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। स्थानीय संगठन और खासकर स्टूडेंट यूनियन जो थी, उनके विरोध ने और उनके प्रदर्शनों ने जबरदस्त तरीके से तूल पकड़ लिया, बहुत जोर पकड़ लिया। मुख्य रूप से 2 स्टूडेंट यूनियन, जिनमें से एक था असम स्टूडेंट यूनियन आसू नाम और
ये जो असम स्टूडेंट यूनियन है ये उस समय में चुनाव नहीं चाह रहा है कि चुनाव नहीं होनी चाहिए। और दूसरा एक स्टूडेंट यूनियन और है, ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी आमसू, जिसे चुनाव से कोई भी परहेज नहीं है। वो एक साइड चाह रहे हैं कि चुनाव हो और एक साइड चाह रहे हैं कि चुनाव नहीं हो। और ऐसे हालात के अंदर क्या हुआ, 1983 में इंदिरा गांधी ने उस वक्त के तत्कालीन एक नेता रहे गनी खान चौधरी के साथ में उस इलाके का दौरा किया और 1983 में चुनाव का ऐलान कर दिया। जो स्थानीय थे उन लोगों की मांग ये थी कि नई वोटर लिस्ट बनाई जाए और उसके बाद में आगे का प्रोसीजर किया जाए, लेकिन सरकार ने उनकी इस मांग को बिल्कुल अनसुना कर दिया, उन्होंने इसे कोई तवज्जो नहीं दी। और 1979 की जो मतदाता सूची थी उसी पर ही उन्होंने चुनाव करवाने का जो निर्णय था वो ले लिया। लेकिन जो आसू असम स्टूडेंट यूनियन जो था वो चुनाव नहीं चाह रहा था, तो वो ये चाह रहा था कि चुनाव ना हो तो बेहतर है। और उनकी मांग थी कि जो अवैध रूप से रह रहे हैं प्रवासी मुसलमान उनको बाहर निकाला जाए। ऐसा नहीं किए जाने पर असम स्टूडेंट यूनियन ने इसका भारी विरोध किया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। 14 फरवरी 1983 वोटिंग का दिन, और वोटिंग के बाद में क्या है, जनता भड़की और उसके बाद में ये नरसंहार की कहानी शुरू हुई। 14 फरवरी यानी घटना जो थी उससे 4 दिन पहले मतदान था, और जिन इलाकों के अंदर नरसंहार हुआ वहां के जो मुस्लिम बाहुल्य गांव थे उन गांवों में स्थानीय आंदोलनकारियों ने मीटिंग बुलाई। जो लोकल मूवमेंट जो थे उन्होंने वहां पर एक मीटिंग का आयोजन किया, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और यहां ऐलान कर दिया कि गांव से कोई भी चुनाव में भाग लेता है तो उसे समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा, उसको समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसके साथ में 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। 500 रुपए उस टाइम में अपने आप में एक बड़ी रकम हुआ करती थी, तो 500 रुपए के चालान का एक ऐलान और समाज से बाहर निकालने का भी एक ऐलान उन्होंने कर दिया। और इसी बीच क्या है कि चुनाव चल रहे थे। 18 फरवरी की जो घटना वाले इलाके हैं नौगांव से लगभग 150 किलोमीटर दूर डारंग के गोहपुर गांव में हिंसा की खबरें आई। वहां की जो बोरो जनजाति है उन्होंने असमियों की हिंसा से तंग आकर के ये ऐलान कर दिया कि वो चुनाव में भाग लेगी। पिछले चैप्टर को अगर इस चैप्टर से हम रिलेट करते हैं तो एक साइड दो जो स्टूडेंट यूनियन है उनमें से एक चाह रहा है कि भाग नहीं लेना है, एक चाह रहा है कि भाग लेना है, चुनाव हो, ठीक है। उसके बाद में स्थानीय आंदोलनकारियों ने मीटिंग की चुनाव से पहले और उसके बाद में उन्होंने कह दिया कि कोई भी ये चुनाव में भाग नहीं लेगा और अगर लिया तो समाज से बहिष्कृत और 500 रुपए का जुर्माना। तो इस चीज से क्या हुआ कि जो वहां एक जनजाति थी बोरो, वो बोरो जनजाति क्या है कि इस चीज से तंग आ गई और उन्होंने क्या किया, असमियों से बगावत कर ली एक तरीके से, और उन्होंने बोल दिया कि भाई हम तो चुनाव में भाग लेंगे, अब तुम्हें जो करना है वो कर लो। बोरो जनजाति और प्लेन ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम जो है, पीटीसीए जिसको कहते हैं, पीटीसीए नामक संगठन जो है उसके कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में तनाव बढ़ गया। यानी बोरो जनजाति के बीच में और पीटीसीए के बीच में अब तनातनी बनी हुई है। यहां हिंसा हुई और अफवाह फैल गई कि 17 गांवों को जला दिया गया। हिंसा एक्चुअल में एक जगह हुई है लेकिन अफवाह ये फैली कि 17 गांवों को जला दिया गया है और जिसमें 1000 लोगों की जान चली गई। 3 दिन बाद यानी 17 फरवरी, 14 फरवरी से 3 दिन बाद यानी 17 फरवरी जब पुलिस ने आखिरकार इलाके की छानबीन शुरू की तो पता चला कि हमला तो दोनों तरफ से किया गया था। बोरो जनजाति के तकरीबन 27 गांवों पर हमला किया गया और 30 लोगों को मार भी दिया गया था उसमें। और इसके बाद में बोरो जनजाति ने जवाबी हिंसा करते हुए कुल मृतकों की संख्या 100 के करीब कर दी। 16 फरवरी को नेल्ली के पास लाहौरी गेट के इलाके में लालुंग जनजाति जो है उसके 5 बच्चे मृत पाए गए और उन 5 बच्चों की जो लाशें मिली उससे स्थानीय जो जनजाति थी लालुंग जनजाति, उनमें तनाव बढ़ गया और इस दौरान प्रशासन ने अपनी तरफ से 1000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया और 22 लोगों पर एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा करके उनको हिरासत में भी लिया। इस घटना के एक दिन बाद यानी 17 फरवरी को इसी जगह पर 3 मुस्लिम बच्चों के शव और मिले और इसी दिन नेल्ली और आसपास के जो इलाके हैं उनमें मुस्लिमों को दूसरे चरण के मतदान करने से उनको रोक दिया गया। और इसके बाद में लगातार फसाद बढ़ता ही गया
और 18 फरवरी की सुबह 8 बजे वो टाइम आया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की। और अगर आज के समय में हम ये स्टोरी पढ़ते हैं तो एक रोंगटे खड़े कर देने वाली एक स्टोरी जो है, दिल दहलाने वाली स्टोरी जो है, वो निकल करके सामने आए। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर। महज 6 घंटे और 2600 लोगों की निर्मम हत्या। यह 18 फरवरी टाइम है, सुबह 8 बजे। बंदूक, भाले, तलवार, इन हथियारों से लैस भारी भीड़ के जत्थे जो हैं वो सबसे पहले एक गांव पड़ता है बोरबारी गांव। बोरबारी गांव को वो 3 साइड से घेरा उन्होंने और उसके बाद में वो गांव की तरफ बढ़े। अंदर की गांव को घेर लिया और उसके बाद में वो गांव पर हमला करने की तैयारी कर रहे। और इस गांव के लोगों के पास एक ही रास्ता बचा अब कि चौथी साइड जो खुली है उस साइड बहती है कोपिली नदी, तो उस नदी की तरफ भागें, इसके अलावा उनके पास में और कोई रास्ता नहीं। जय ए अहोम और लॉन्ग लिव मदर असम, ये नारे लगाते हुए उपद्रवियों ने लोगों को मारना काटना शुरू कर दिया। उस वक्त घटनास्थल पर इंडियन एक्सप्रेस के एक पत्रकार महोदय हेमेंद्र नारायण मौजूद थे। अपनी एक रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि सुनियोजित तरीके से दंगाइयों ने डेमल गांव के मुसलमानों के घरों में आग लगाई। जल्द ही डेमल गांव का एक एक घर जलने लगा। पहले सफेद धुआं, फिर काला गाढ़ा धुआं और फिर घरों से लाल आग की लपटें निकलने लगी। ये नरसंहार आसपास के 14 गांवों में हुआ। ये गांव 3 छोटी छोटी नदियों कोपिली, किलिंगी और देमल के डेल्टा पर थे। यहाँ की जमीन दलदल थी, क्योंकि डेल्टा इलाका है तो जमीन दलदल है और भागने के लिए ग्रामीणों के पास बहुत मौके हैं नहीं। दलदल में कितनी दूर भागेंगे और कैसे भाग पाएंगे। बंसतोरी के अब्दुल सुभान जो है उन्होंने बीबीसी को बताया कि दूर से हमने देखा कि सैकड़ों लोग ट्रकों से उतरे, तुरंत अपने मुंह ढके और उसके बाद में गोलीबारी शुरू हो गई। आदिवासी जो है वो धनुष बाण लिए हुए और हमला कर रहे हैं। सब गांव वालों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। ज्यादातर लोग नदी की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि उनके पास में और कोई रास्ता नहीं है कि वो कहाँ जाए। नदी की तरफ जाने के अलावा उनके पास में कोई चारा बचता नहीं है। 1983 में प्रकाशित इंडिया टुडे की एक स्टोरी में नेल्ली के रहने वाले नूरुद्दीन बताते हैं कि हम सभी अपने घर के सामने दूर खड़े हुए हैं और भीड़ को इकट्ठा होते हुए देख रहे हैं और हम सोच रहे थे कि हमें करना क्या है। अचानक हमने देखा कि भीड़ हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रही है। मैं नीचे गिर गया और आंख खुली तो मैं दौड़ते हुए पैरों के बीच में था और फिर वहां आग और धुआं था और फिर मैं वहां पर कितनी देर पड़ा रहा मुझे खुद नहीं पता। जिन लोगों पर हमला हुआ, जो मरने वाले थे, वो सीआरपीएफ के जो कैंप थे उन कैंपों की तरफ भागे। जो पहुंचे वो बच गए और बाकी भगदड़ में औरतें, बच्चे और बूढ़े पीछे छूटते गए। मरने वालों में 70% महिलाएं और 20% बूढ़े लोग थे। लगातार मारकाट होती हुई देख मुस्लिम आबादी ने नदी पार करके दूसरी तरफ भागना शुरू किया। देमल बिल नाम के पानी के एक बड़े से सोते के ऊपर एक बांस का पुल था और पार करने वालों ने, जिन लोगों ने पुल पार किया, उन लोगों ने पुल को इस उम्मीद में जला दिया कि हमलावर उसी तरफ रहेंगे, दूसरी तरफ हमलावर नहीं आ पाएंगे। लेकिन उस तरफ दाओ नामक हथियार चलाने वाली लालुंग जनजाति ने उन पर हमला कर दिया। अब हालात ये हैं कि 3 तरफ से गांव घेरा हुआ है, नदी वो पार कर रहे हैं, पुल उन्होंने जला दिया है और नदी के दूसरी पार लालुंग जनजाति है जो दाओ नामक हथियार चलाने में एक्सपर्ट है। पीछे से हमलावर पहले से थे, सामने से जब नदी पार की तो उस पर उन्होंने लालुंग जनजाति ने हमला कर दिया। अब हालत ये हो गई कि जो जान बचाकर निकले थे, भागे थे, वो वापस मौत के मुंह में आ गए। उस दिन बंसतोरी, बुकदोबा, हादी और आसपास के तकरीबन दर्जन भर गांव, 2600 लोग एक्चुअल में मारे गए। अकेले बोरबोरी गांव के अंदर मृतकों की जो संख्या है वो 550 थी। यह सब कुछ सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे के बीच में हुआ। मृतकों का ये जो आंकड़ा 2600 का है, ये सरकारी आंकड़ा है और अलग अलग रिपोर्ट्स के हवाले से अलग अलग आंकड़े आते रहे हैं। कोई तकरीबन 4000 बताता है, कोई रिपोर्ट्स जो है वो 6000 के आसपास भी आंकड़े बताती है। नेल्ली और उनके जो गांव है, उन ग्रामीणों से अगर बात करें तो उन ग्रामीणों का कहना है कि नेल्ली नरसंहार का जो खामियाजा है वो बच्चों, औरतों और बूढ़ों को ज्यादा झेलना पड़ा था। इंडिया टुडे 1983 में एक अंक प्रकाशित हुआ, उसमें स्थानीय
तहरमुद्दीन ठाकुर जो है वो ये बताते हैं कि ऐसा लगता है हत्यारे पूरी नई पीढ़ी से छुटकारा चाहते थे और साथ ही यह भी आश्वस्त करना चाहते थे कि कोई नया जन्म नहीं। एक व्यक्ति हैं अनवर हक, वो ये बताते हैं कि घटना के समय में गांव में नहीं था, लेकिन जब लौटा तो गांव के जो हालात हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। वो अपनी आंखों देखिए वर्णन करते हैं कि मैं जब गांव वापस आया तो चारों तरफ राख ही राख है। मैंने पागलों की तरह अपने रिश्तेदारों को खोजना शुरू कर दिया। अचानक एक पेड़ के नीचे मुझे मेरी बहन मिली। उसकी गर्दन लुढ़की हुई थी, गला रेत कर काट दिया गया था। मुझे मालूम चला कि मेरे घर के सभी 20 लोगों को मार दिया गया है और मैं अपने परिवार में आखिरी व्यक्ति बचा। देमाई गांव के अब्दुल हई के अनुसार हमलावरों में से कई अज्ञात चेहरे थे, लेकिन उनका नेतृत्व जो है वो आसू के नेता कर रहे थे। आसू के नेता मतलब असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेता लोग जो थे वो कर रहे थे। हमलावर जय ए अहोम और डेथ टू द मियास जैसे नारे लगा रहे थे और ये नारा पहले भी आंसू के नेता ही लगा था। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। एक तरीके से कहा जाए 2600 सरकारी आंकड़ा, 4000, 6000 का अलग अलग रिपोर्ट्स का आंकड़ा, तो उस हिसाब से कहा जाएगा कि ये सबसे बड़ा आजाद भारत का नरसंहार रहा। और सबसे बड़े नरसंहार के बाद में लीपापोती हुई। नरसंहार के 2 दिन बाद में अधिकारियों ने जीवित बचे लोगों के लिए नैली गांव में ही कैंप लगाया और बेघर हुए 2000 लोगों को रहने का इंतजाम उन्होंने करके दिया। हालत ये थी कि लोग अपने साथ कैंपों में मुर्गियां ला रहे हैं, यानी उनके पास अब कुछ बचा नहीं। मुर्गियां लाने का मतलब है कि उनके पास में अभी कुछ भी नहीं बचा है। कैंप लगने के बाद में सेना की 3 टुकड़ियां वहां पहुंची और 21 फरवरी को इंदिरा गांधी स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां पर नैली गांव में पहुंची। और जब इंदिरा गांधी वहां पहुंची तो वहां पर एक भी लाश नहीं थी, एक भी बॉडी वहां पर नहीं थी। सब कुछ वहां से क्लीन किया जा चुका था। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात्रि के अंदर शवों को पास ही जो कोपिली नदी है उस नदी में बहा दिया गया था। उस नदी में वो शव डाल दिए जाते थे। हिंसा के बाद में सरकार ने जुलाई 1983 में एक जांच आयोग बना करके IAS KP तिवारी को अध्यक्ष बनाया और उन्होंने KP तिवारी जी ने जांच रिपोर्ट भी सौंपी, लेकिन उनकी इस रिपोर्ट को आज दिन तक सार्वजनिक नहीं किया गया। कुछ साल पहले RTI के जरिए कुछ जानकारियां सामने आई। कहा गया कि हमले की जानकारी सबसे पहले जागीरोड पुलिस स्टेशन को दी गई थी, पर कार्रवाई में देरी हुई। 18 फरवरी की सुबह 10:54 पर नैली में गड़बड़ी की खबर मिली और CRPF की 2 प्लाटून वहां पर भेजी। इसके बाद मोरीगांव पुलिस स्टेशन को भी सूचना दी गई, लेकिन वहां पर भी देरी हुई। इसके बाद कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने मोरीगांव के पुलिस अधिकारी को 10 दिन के लिए निलंबित कर दिया। उसे 10 दिन के बाद में बहाल भी कर दिया गया। फिर किसी अन्य कार्रवाई का रिकॉर्ड नहीं मिलता है। जो जांच आयोग बना उसकी रिपोर्ट जब सामने आती है तो उस रिपोर्ट में लिखा कि नैली नरसंहार को सांप्रदायिक कहना गलत होगा, बल्कि जमीन, भाषा और जातीयता का संघर्ष था। इस नरसंहार का मुख्य उद्देश्य बाहरियों को हटाकर अपनी जमीन पर अपना हक स्थापित करना था। चुनाव के परिणाम आए, कांग्रेस की सरकार बन गई। इस चुनाव में 32% मतदान हुआ और कांग्रेस ने 108 में से 90 सीटें जीती। घटना के तुरंत बाद 21 फरवरी को इंदिरा गांधी ने इलाके का दौरा भी किया। उनसे पूछा गया कि इस नरसंहार की जिम्मेदारी किसकी है, तो उन्होंने जवाब दिया कि केंद्र से बातचीत चल रही थी और केंद्र से चल रही बातचीत को जब बंद कर दिया गया तो उसकी एवज में यह सारा नरसंहार हुआ। इसके लिए छात्र संगठन ही दोषी। चुनाव कराने की जल्दबाजी क्यों हुई, तो इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने कहा कि आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू रखने की भी एक समय सीमा होती है, उसके बाद चुनाव कराना जरूरी होता है। 688 FIR, 299 चार्जशीट और उसके बाद भी इस नरसंहार का दोषी किसी को भी नहीं माना गया। ये थी आज के नैली नरसंहार की कहानी। मिलते हैं अगले किसी एक और एपिसोड में, किसी अगली एक और स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।